Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Friends, PGT, TGT, LT Grade English important पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे जो कि पीबी शैली से संबंधित है। इससे पहले पीबी शैली से रिलेटेड हमने पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें पहले वॉच कर लीजिए, इससे समझने में आसानी होगी। बेसिकली पीजीटी सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, और जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चंस यहाँ से कुछ मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण पार्ट 4। पहला पॉइंट लिया है हमने, सैली एंड मैरी रिटर्न टू इंग्लैंड इन September 1816 and in early October they heard that Mary's half-sister Fanny Emily had killed herself. सितंबर 1816 में सैली और मैरी इंग्लैंड लौट आते हैं और अक्टूबर की शुरुआत में उन्हें जानकारी मिलती है कि मैरी की सौतेली बहन फैनी इमले ने आत्महत्या कर ली है। ये क्वेश्चन बनता है, मैरी की सौतेली बहन कौन थी? फैनी इमले कब अपने आप को सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है? 1816 में। तो यहाँ पे मेन जो हमारा पॉइंट है वो मैरी की जो हाफ सिस्टर है वो क्या नाम है उसका? फैनी इमले। फैनी इमले कौन थी? तो मैरी हाफ सिस्टर, या मैरी हाफ सिस्टर कौन है? तो फैनी इमले। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, पूरी कथा से मतलब नहीं है, हमें मेन पॉइंट से मतलब है। जोड़ने के लिए पूरी कुछ लाइनें ले ली हैं हमने। Godwin believed that Fanny had been in love with Sally, and Sally himself suffered depression and guilt over her death, writing, "Friend, had I know thy secret grief, should we have parted too." जो मैरी के फादर थे गॉडविन, उन्हें विश्वास था कि फैनी का जो उनकी सौतेली बहन थी फैनी इमले, उसका सैली से अफेयर था, और सैली भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशानी में थे, डिप्रेशन में थे, और इसीलिए उन्होंने उनकी मृत्यु पर लेख लिखा था, मतलब क्वेट लिखा था। यहाँ से क्वेट पूछा जाता है, फ्रेंड, हैड आई नोन दाई सीक्रेट ग्रीफ, शुड वी हैव पार्टेड सो। ये किसकी लाइन है? तो ये सैली की लाइन है। किसके बारे में लिखा है? इन्होंने जो है फैनी इमले के बारे में लिखा है। पीछे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से लाइनें ये पूछी जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको ध्यान देना। फर्दर ट्रेजेडी फॉलोड इन डिसम्बर व्हेन सैलीज estranged wife Harriet drowned herself in the Serpentine. देखिए, क्योंकि हैरिट भी चिंतित थी, परेशान थी, क्योंकि हैरिट को छोड़ करके उन्होंने किससे शादी कर ली थी? मैरी से शादी कर ली थी। इस बात से हैरी चिंतित थी। तो हैरिट ने क्या किया था, सितंबर माह में, मतलब कहा आगे दिसंबर माह में फिर एक समस्या खड़ी हुई, परेशानी आई सैली के लिए। क्या हुआ कि उनकी जो वाइफ थी हैरिट वेस्टब्रूक, वो क्या हुआ, स्वयं एक कुआं था उसमें डूब जाती। इसमें सरपेंटाइन था, अर्थात सांपों वाला कुआं, काफ़ी उसमें सर्प हुआ करते थे, तो उसने अपनी आत्महत्या उसमें डूब करके कर ली थी। Harriet, pregnant and living alone at the time, believed that she had been abandoned by her new lover. In her suicide letter, she asked Sally to take custody of their son Charles, but to leave their daughter in her sister Eliza's care. अब इसमें कहा गया है कि जो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी
हैरिट ने उस समय गर्भवती थी, अकेली रह रही थी। हैरिट का मानना था कि उसे उसके नए प्रेमी से ने छोड़ दिया है। उसने अपने आत्महत्या पत्र में सैली से अपने बेटे चार्ल्स की कस्टडी लेने और अपनी बेटी को अपनी बहन एलिजा को की देखरेख में छोड़ने के लिए कहा था। तो उनका एक पुत्र था, जिसका नाम था चार्ल्स, जो कि हैरिट और सैली से पैदा था। तो उन्होंने कहा था कि इसको अपने पास रखिए और जो उनकी बेटी है उसे एलिजा, जो उनकी बहन है, उसकी देखरेख में रहने दीजिए। In 1817, the Sallys moved to the village of Marlow, Buckinghamshire, where Sally's friend Thomas Love Peacock lived. 1817 में सैली बकिंगमपुर के मार्लो गांव चले गए, जहां सैली के दोस्त थॉमस लव पीकॉक रहते थे। तो हु वाज थॉमस लव पीकॉक? तो ये क्या सैली का फ्रेंड थे। कहाँ रहते थे? मार्लो नामक गांव में रहते थे। Sally took part in the literary and political circle that surrounded Leigh Hunt. से ली हंट कहते हैं। And during this period he met William Hazlitt and John Keats. कहा गया कि सैली ने जो है ली हंट के इर्द गिर्द साहित्यिक और राजनीतिक मंडली में हिस्सा लिया और इस दौरान उनकी मुलाकात विलियम हैजलिट और जॉन कीट से भी हो गई थी। देखिए, ये भी सब क्या हैं? इनके मित्र हैं, मित्र मंडली रही। सैलीज मेजर वर्क ड्यूरिंग दिस टाइम वाज लॉन एंड सिथना, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम फीचरिंग इंसेक्ट्स एंड अटैक्स ऑन रिलीजन। देखिए, इसको ध्यान रखना है, यह लॉन एंड सिथना, ये क्या है? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो कि सैली का मेजर वर्क माना जाता है। प्रथम प्रमुख काम था लॉन्ग और साइथना, एक लंबी कथात्मक कविता थी जिसमें अनाचार और धर्म पर हमले शामिल हैं। तो किससे संबंधित है? फीचरिंग इंसेस्ट एंड अटैक्स ऑन रिलीजन। क्या? सिथना और लॉन्ग। It was hastily withdrawn after publication due to fears of prosecution for religious libel and was re-edited and re-issued as the Revolt of Islam in January 1818। देखिए, यहीं से क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि धार्मिक मानहानि के लिए मुकदमा चलाए जाने के डर से इसे प्रकाशन के बाद बहुत ही जल्दबाजी में वापस ले लिया था को। तो धार्मिक मानहानि हुई, इसलिए से प्रकाशित, और फिर उन्होंने इसे री एडिट किया था, पुनः इसे संपादित किया था। कब? जनवरी 1818 में। किस नाम से? द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम नाम से। तो यही से क्वेश्चन बन जाता है, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम किससे दोबारा री एडिट हुई थी? तो लाउन और साइथना से री एडिट हुई थी। ये पूछा जाता है, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम 1818 में ये पुनः री एडिट हुई थी। Sally also published two political tracts under a pseudonym, a proposal for putting reform to the vote throughout the kingdom, March 1817, and an address to the people on the death of Princess Charlotte, November 1817। उनके ये दो वर्क भी शैली के जो है छद्म नाम से राजनीतिक ग्रंथ भी प्रकाशित होते हैं, राजनीतिक ग्रंथ माने जाते हैं, पॉलिटिकल टेक्स्ट हैं। ये प्रपोजल फॉर पुटिंग, तो एक प्रस्ताव था जो मार्च 1817 में आया और राजकुमारी चार्लोट की मृत्यु पर लोगों को संबोधित दूसरा आया था 1817 में।
ये पूछे जाते हैं कैसे वर्क है, तो ये पॉलिटिकल टेक्स्ट हैं फ्रेंड्स। इन डिसम्बर ही रोट ओzymandias, which is considered to be one of his finest sonnet, as part of a competition with friends and fellow poet Horace Smith। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। ओzymandias कब आया था? दिसंबर में। और ये कब की दिसंबर की बात कह रहे हैं? दिसंबर 1817 बोलेंगे इसे। अभी पीछे जो दिया था तो नवंबर में हुआ था, ये दिसंबर में हुआ था। ओzymandias लिखा था, जो कि उनके बेहतरीन सोनेट हैं, बेहतरीन सोनेट माना जाता है। कैसा वर्क है ये? ओzymandias दिसंबर में आया था 1817 में। और क्या है ये? एक फाइनेस्ट सोनेट्स है, फाइनेस्ट सोनेट्स में से एक है ना। तो जिनके अपने जो मित्र थे और साथी थे कवि होरेस स्मिथ के साथ एक प्रतियोगिता के भाग के रूप में इन्होंने कंपटीशन के फॉर्म में लिखा था। A doctor had also recommended that Sally go to Italy for his chronic lung complaint। और डॉक्टर्स ने सैली के लिए, उनकी जो लंग्स में फेफड़ों की शिकायत थी, इसलिए उनसे कहा था कि आप इटली जाएं, क्योंकि एरिया का प्रभाव पड़ता है वातावरण का। एंड सैली हैड अरेंज टू टेक क्लेयर्स डॉटर एलेग्रा टू हर फादर बायरन हु वाज नाउ इन वीनिस। और इसलिए क्या हुआ था, क्योंकि डॉक्टर की सलाह थी कि ये इटली जाएं, और सैली ने क्लियर की बेटी एलेग्रा को उसके पिता वायरन के पास ले जाने की व्यवस्था की थी, जो कहाँ रहते थे? अब वेनिस में रहते थे। क्लेरा कौन थी आपको पता है? आप लिख सकते हैं इसमें, पिछले वीडियो में हमने बताया है कौन थी क्लेरा। मैरी की स्टेप सिस्टर मानी जाती है। द सैलीज मूव टू नेपल्स on 1st December, where they stayed for 3 months. During this period, Sally was ill, depressed, and almost suicidal, a state of mind reflected in his poem Stanza written in dejection, December 1818 near Naples। और कहा गया है कि 1 दिसंबर को नेपल्स चले गए, जहाँ वे 3 महीने तक रहे। इस अवधि के दौरान सैली बीमार हो गया, उदास और लगभग आत्महत्या करने वाले थे। उनकी मनस्थिति, उन्होंने अपनी जो कविता थी स्टेंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स 1818 में परिलक्षित होती है। तो ये भी आता है किसका लेख है? स्टेंजा रिटन। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो अपने डिजेक्शंस को कहते हैं, नॉर होप नॉर लाइफ, इस तरह की लाइन इसमें से आती है। अगला, इन देखिए पूछा जाता है नेपल्स में कितने रहे, तो 3 माह रहे थे। इसमें क्वेश्चन बन जाता है पीछे। इन रोम सैली वाज इन पुअर हेल्थ, प्रोबेबली हैविंग डेवलप्ड नेफ्रिटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस व्हिच लेटर वाज इन रिमेशन। और बताया गया है कि रोम में सैली का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, संभवतः उन्हें नेफ्राइटिस और तपेदिक हो गया था, जो बाद में ठीक तो हो जाता है। नेवरदलेस, फिर भी ही मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन 3 मेजर वर्क्स। ये सब अस्वस्थ होने के कारण स्वस्थ हुए थोड़े से, तो फिर भी अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने अपने 3 महत्वपूर्ण वर्क लिखे थे। जूलियन एंड मैंडालो, प्रोमेथियस अनबाउंड एंड द सेंसी। ये 3 वर्क्स उन्होंने अस्वस्थ होने के बावजूद भी स्वस्थ होते ही जूलियन मैंडालो, प्रोमेथियस अनबाउंड और द सेंसी लिखे थे। जूलियन एंड मैंडेलो इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। इंपॉर्टेंट है, ये कैसा वर्क है? तो ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, आत्मकथा शैली के रूप में पोएम लिखी गई है। वाज एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन सैली एंड बायरन एंड एनालिस सैलीज पर्सनल क्राइसिस ऑफ 1818 और 19। इसमें जो सैली की खुद की परिस्थितियाँ थी 1818 1819, जो कि सैली और बायरन के बीच के संबंध के बारे में ये वर्क दिखाता है। इसमें ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जूलियन एंड मैंडेलो।
द पोएम वाज कंप्लीटेड इन समर 1819। 1819 में ये गर्मी के समय पूरी हो जाती है, बट वाज नॉट पब्लिश्ड इन शैलीज लाइफ टाइम, लेकिन शैली के जीवन पर्यंत ये पब्लिश नहीं हो सकी थी। तो ऐसा कौन सा वर्क था जो शैली ने लिखा था जीवन पर्यंत पब्लिश नहीं हो पाया था? तो जूलियन एन मैंडेलो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम होती है, और इसमें क्या है, बायरन और शैली के रिलेशन शो किए गए हैं। और 1819 में जो उनके जीवन में क्राइसिस आई थी, परिस्थिति आई थी, उन सब का जिक्र भी है इसमें। और पोएम समर 1819 पूरी होती है, लेकिन ये उनके जीवन काल में पूरी तरह से जो है प्रकाशित नहीं हो पाई। Prometheus Unbound is a long dramatic poem inspired by Aeschylus' retelling of the Prometheus myth। जो Prometheus Unbound एक लंबी नाटकीय पोएम है। कैसी पोएम है, इसको ध्यान रखना है। लॉन्ग ड्रामेटिक पोएम है, मतलब ड्रामा समझ लो एक तरह का, है ना, पोएम के रूप में, जो कि प्रोमेथियस मिथक के एस्चेलिस के पुनर्कथन से प्रेरित है। और ये इट वाज कंप्लीटेड लेट 1819 एंड पब्लिश्ड इन 1820। मतलब अंत में 1819 में ये कंप्लीट होती है, और पब्लिश कब होती है? 1820 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगला है द सेंजी इज अ वर्स ड्रामा। सेंजी क्या है? वर्स ड्रामा, ये भी बहुत पूछा जाता है। ऑफ रेप, मर्डर एंड इंसेस्ट, based on the story of the Renaissance Count Sensi of Rome and his daughter Beatrice। जो सेंजी है एक बलात्कार, हत्या और अनाचार का एक पद्य नाटक है, जो रोम के पुनर्जागरण काउंट सेंसी और उनकी बेटी विट्राइस की कहानी पर आधारित है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। सेंजी क्या है? वर्स ड्रामा है। इस पर आधारित है रेप, मर्डर एंड इंसेस्ट। इसका स्टोरी है रेनेसा काउंट सेंजी ऑफ रोम एंड हिज डॉटर बेट्राइस की इसमें स्टोरी है, उस पर आधारित है ये सेंजी। शैली कंप्लीटेड द प्ले इन सितंबर एंड द फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड दैट ईयर। उसी साल ये पब्लिश हो ही जाता है। इट वाज टू बिकम वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क एंड द ओनली वन टू हैव टू ऑथराइज एडिशंस इन हिज लाइफ टाइम। और ये उनकी सबसे लोकप्रिय कृतियों में से एक बन जाती है, और उनके जीवन काल में 2 अधिकृत संस्करण होने वाली एकमात्र कृति थी। मतलब एक फर्स्ट एडिशन हुआ था उसी साल, और फिर एक नेक्स्ट एडिशन हुआ था, तो 2 एडिशन इसके हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। वीडियो कैसा लगा, आपको किस तरह से वीडियो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।